गर्ल्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फिनोल्स। ठीक है, अल्कोहल्स के बाद आपने डिस्कस करने हैं फिनोल्स। जब मैंने आपको अल्कोहल कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन OH दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एज द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ये जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड अल्कोहल्स। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ये कैसे होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं वो जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, जिस तरह से ये है, इसको मैं बोलूँगी फिनोल्स। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनमें OH डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को जुड़ा होता है उनको बोलते हैं आप फिनोल्स। और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप साइड चेन को होता है। देयर इज बेंजीन रिंग, लेकिन जो OH ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग को नहीं होगा, वो किसको होगा अटैच्ड? साइड चेन को। ठीक है, तो उनको भी आप एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड ही बोलते हैं, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स अंडर एरोमेटिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान रखना है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स दो तरह के हैं। एक हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जिनको आप अल्कोहल्स बोलते हैं, दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगी, लेकिन ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में होते हैं। जिनमें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है उनको आप फिनोल्स बोलते हैं, और जिनमें OH साइड चेन को अटैच्ड है, रिंग इज देयर बट बेंजीन रिंग को OH अटैच नहीं होगा, OH अटैच होगा कार्बन की चेन को, वो भी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं आप? एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो तरह के हुए, एक हुए एरोमेटिक अल्कोहल्स और एक हुए फिनोल्स। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी जनरली एलिफेटिक की तरह ही होती है। ठीक है, तभी यहाँ पे भी अल्कोहल्स है, यहाँ पे भी अल्कोहल्स है, बस फर्क ये है कि ये एरोमेटिक हैं, ये एलिफेटिक है। लेकिन जो अब हमारे सिलेबस में है दैट इज़ फिनोल्स। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट आर फिनोल्स। कोई भी कंपाउंड वो फिनोल होगा जिसमें OH डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड होगा। अब आपके सिलेबस में इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले हम फिनोल्स को बना सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय स्लोली एडिंग डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन टू एक्सेस ऑफ बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो मतलब आपने हाइड्रोलिसिस करनी है डाइजोनियम सॉल्ट की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हीट करना है उसको। ठीक है, तो दिस इज वाटर हाइड्रोलिसिस, दिस इज एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करना है। तो दिस इज आपको पता है दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट दैट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है, वी विल गेट फिनोल एंड नाइट्रोजन साथ में HX। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बॉयल करना है, हीट करना है, we will get phenol, HCl and nitrogen gases evolved. So this is one method for the preparation of phenol by the hydrolysis of diazonium salts. And second method is which is very important, ध्यान रखना है आपने। second method अगर large scale में हमने phenol बनाना है स्टूडेंट्स तो that is prepared from isopropyl benzene. This isopropyl benzene is also called cumin. ठीक है, this isopropyl benzene का common name क्या है? क्यूमिन। तो कैसे बनाते हैं? लार्ज स्केल में आप फिनोल को इस मेथड से बनाते हैं। आप क्या करेंगे? दिस इज क्यूमिन जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है इसमें। ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन पे। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पहले आपने इसको एयर के साथ रिएक्ट करना है, टेम्परेचर 333 से 353 केल्विन। तो क्यूमिन है ये या आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन, इसका क्या बन जाएगा? हाइड्रोपेरोक्साइड। तो यू कैन सी यहाँ पे O ऐड कर जाएगा, O2 OOH। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? क्यूमिन को जब आपने एयर के साथ रिएक्ट किया 333 से 353 केल्विन पे तो उसका बन गया क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और फिर आपने उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बन जाएगा फिनोल और साथ में निकलेगा एसीटोन। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमिन। राइट, नाउ कमिंग टू इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इज सिंपल बट थोड़ा सा आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है।
स्टूडेंट्स सबको मैंने बता दिया सबसे पहले क्या होता है कि ये जो क्यूमिन है ये एयर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोपेरोक्साइड, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिंपल ऑक्सीजन ऐड हुई इधर OOH, हाइड्रोपेरोक्साइड। तो जो मैकेनिज्म करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने ये मान लिया कि आपने क्यूमिन लिया, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और उसका हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। तो दिस इज क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। यू कैन सी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्ट करेगा H+, ठीक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम H+, तो वो इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, वो आपको पता ही है। तो जब इस लोन पेयर पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इस पूरे पेयर को अपनी तरफ खींचेगी और यहाँ काय का लॉस हो जाएगा, वाटर का। और अब आपको पता है जब यहाँ से वाटर चला गया, ऑक्सीजन अपना पूरा पेयर लेके जा रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अब आपके पास सिंपल हो गया कि वाटर का लॉस हो गया एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पूरा फिनाइल शिफ्ट होगी यहाँ से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट। और फिनाइल शिफ्ट का मतलब ये जो फिनाइल ग्रुप है ये पूरे पेयर के साथ यहाँ से उठेगा और इधर जाके लग जाएगा। तो अब आपके देख लो, अब ऑब्वियस है कि जब ये फिनाइल पूरे पेयर के साथ यहाँ से जा रहा है तो नाउ कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फिनाइल अपने पूरे पेयर के साथ उठ के ऑक्सीजन पे जुड़ गई, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं वो आपके सामने है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की खत्म हो गया पॉजिटिव चार्ज अब, क्योंकि ये पूरे पेयर के साथ इधर आया। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है आपका, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो आप देख सकते हो किस तरह से है। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ को अपना पेयर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और डिस्पर्सल जब भी चार्ज की होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा। ये आपने कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है, उसको आपने रेजोनेंस में डाल दिया। अब लेकिन रिएक्ट यही वाला करेगा, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, अब फिर पानी आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इधर जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके सामने है CH3CO फिनाइल रिंग CH3, और इस कार्बन पे कौन जुड़ गया, वाटर, ठीक है। और जब वाटर इस पे जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पेयर इसको दिया, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, ये पेयर वापस शिफ्ट हो गया, राइट। तो जब ये पेयर वापस शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब हो गया, ये बन गया आपके पास CH3COH, पूरा OH बन गया, CCH3O C6H5, ठीक हो गया। अब दोबारा से H+ चला जाएगा, ठीक है, दोबारा से H+ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, H+ की फॉर्म में जाके कहाँ लगेगा, इधर, और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है। ये H शिफ्ट हुई एक तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन। तो आपके सामने है, आपके पास क्या बन गया, एक बन गया एसीटोन, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और यहाँ से जब ये इधर गया तो एक बन गया आपके पास एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बन गया आपके पास फिनॉल। तो स्टूडेंट देयर इज नथिंग इन दिस मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल, आपको स्टेप वाइज मैंने बता भी दिया है, बुक्स में भी दिया है आपके, आपने इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि बस ऐसे देख के आपको आ जाएगा मैकेनिज्म, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार लिखो, ताकि आपको पूरे स्टेप्स एक तरह से याद हो जाए कि किसके बाद क्या होना है, ठीक है कुछ भी नहीं, वाटर का अटैक होना है, H+ जाना है, वाटर का अटैक होना है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। पहले H+ आया, वाटर का लॉस हुआ, फिर फिनाइल की शिफ्ट हुई, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। तो मैंने ये जो ऑक्सीजन का अटैक है ये इस पे हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखाई है आपको कि देयर इज रेजोनेंस, और इस तरह से हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड एसीटोन। तो ये मैकेनिज्म है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स फ्रॉम क्यूमिन दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
स्टूडेंट जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपने करनी है, जो रिएक्शन करनी है फिनोल्स की, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स फिनोल्स में होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑफ द फिनोल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है कि क्यों होती है इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, तो वो वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ उनको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है जब फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, और OH में ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, जिसको ये रिंग को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट, ठीक है। आपने पढ़ा है जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो ये रिलीज करेगा। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो OH ग्रुप एक्टिवेट्स द रिंग, ठीक है। और जितने भी आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं आपने पढ़ा है दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसका मतलब जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और पैरा पोजीशन पे लगेगा, कभी भी मेटा पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही रिपीट कर रही हूँ, फिनोल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि जो हाइड्रोजन है फिनोल की दैट गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि फिनोल का जो OH ग्रुप होता है दैट इज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो ऑब्वियस है उस पर कौन आके लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी विच इज़ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पे अगर आप इसके वो बनाना चाहो तो यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। ये आपने बुक में भी देख लेने हैं, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन दैट, मतलब हमने ये दिखाया है इधर रेजोनेंस की हेल्प से कि आपके जो फिनोल्स होते हैं क्यों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं नेचर में, ठीक है। वही दिखाने की कोशिश की है आपको कि वाई फिनोल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ये देखो आपके सामने है, ये है आपका फिनोल, ठीक है, दिस इज़ फिनोल, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जिसकी वजह से रिंग एक्टिवेट होगी, ये रिंग को देगा। तो ऑब्वियस है जब रिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो कौन आके लग सकता है इस पे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगेगा वो देखना है आपने, कि जैसे पहले फॉर एग्जांपल ऑर्थो अटैक किया, फिर पैरा अटैक किया, फिर मेटा अटैक किया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। जब ऑर्थो पे अटैक हुआ तो आप देख सकते हो ऑर्थो पोजीशन ये होती है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा तो ई जाके इधर लगेगा। और ऑब्वियस है जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। किस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे। तो ये देखो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर। अब आपको पता है दिस इज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इधर ही नहीं आएगा, वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है। दिस इज रेजोनेंस। तो आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है, बुक्स में आपके दिखाया गया है बनाना कि कैसे बनाने हैं, राइट। अगर नहीं आपको समझ आया होगा तो आप प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपके ऑर्थो अटैक, ये पैरा अटैक और ये मेटा अटैक। और आप देख सकते हो कि क्यों फिनोल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, क्यों OH इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे लेके जाएंगे या पैरा पे, मेटा पे नहीं ले जाना चाहते वो। क्यों, क्योंकि एक तो जब ऑर्थो अटैक हो रहा है और पैरा अटैक हो रहा है तो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है। यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ भी 4, लेकिन मेटा में सिर्फ 3। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो यही ज़्यादा बनेंगे। दूसरा, ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक में आपके पास एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो एक्सेप्शनली स्टेबल हैं। ऑर्थो में भी बन रहा है, पैरा में भी बन रहा है, मेटा में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। ये स्टेबल क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इनमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। H की में तो ऑक्टेट की बात नहीं होती, पर वहाँ पे H हीलियम बना हुआ है, ठीक है। तो सभी में इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑल हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दैट मीन्स दे हैव एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल हैं वो, लेकिन मेटा में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियस है कि जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो हमेशा ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है। मेटा अटैक बहुत रेयर होता है,
फिनोल्स के केस में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, फिनोल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड दे आर, ये जो OH ग्रुप होता है फिनोल का, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, जो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जैसे पैरा पे अटैक होना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने किधर आके लगना है, इधर, तो ऑब्वियस है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, इधर, तो वही दिखाया आपको, ठीक है। फिर ये घूमता रहता है, वो आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ को घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ को जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, दैट इज रेजोनेंस। वो आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की, ठीक हो गया। अब आगे देखनी है इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं फिनोल्स में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में हमेशा आती हैं आपकी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। मतलब हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन तो हैलोजिनेशन हो गई, हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रो ग्रुप तो नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनिक ग्रुप तो सल्फोनेशन। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपने देखना है हैलोजिनेशन, दिस इज फिनोल, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक्वस अगर ब्रोमीन है तो आपके पास OH ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पे ही लेके जाएगा, लेकिन अगर आप एक्वस ब्रोमीन लोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, एकदम से तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे विद ब्रोमीन। तो ध्यान रखना है, अगर आपको एक्वस ब्रोमीन दिया है तो आपने बनाना है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो दिस इज हैलोजिनेशन। वो आप समझ सकते हो कि रिएक्टिविटी OH की इतनी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स हैलोजिनेशन कि अगर कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो भी हैलोजिनेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सल्फोनिक ग्रुप है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आप एक्वस के साथ, तो आप देखोगे कि ये भी इतना ग्रुप रिएक्टिव होता है, लेकिन OH की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि वो इसको भी ब्रोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ब्रोमो ग्रुप हो गया, ये खत्म हो गया और इसकी जगह कौन आ गया, ब्रोमीन, इसका बन गया H2SO4। द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स टुवर्ड्स हैलोजिनेशन इज सो गुड ग्रेट दैट इवन सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक SO3H इफ प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन गेट डिस्प्ले, लेकिन होगी वही ऑर्थो और पैरा पे। अगर सल्फोनिक ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो वैसे सच रहेगा, लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय हैलोजन। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, अगर तो एक्वस दिया है ब्रोमीन तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है। बनना ऑर्थो और पैरा ही है, ऑर्थोटैक पैराटैक, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसकी एक हाइड्रोजन इसकी एक, तो दिस इज ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर, ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एट टेम्परेचर 273 केल्विन when phenols are treated with halogen that is bromine, there is formation of mono substituted product that is पैराब्रोमोफिनोल एंड ऑर्थोब्रोमोफिनोल का मिक्सचर बनेगा। अब क्वेश्चन यही है इसमें कि जब आपने एक्वस ब्रोमीन लिया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बना, और जब आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, पानी नहीं लिया, तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बना। तो उसका रीज़न क्या है कि जब एक्वस मीडियम होता है तो फिनोल एक्वस मीडियम में क्या बना देते हैं, फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज देयर एसिडिक इन नेचर, H+ चला जाता है, ठीक है। एक्वस मीडियम में फिनोल का क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब आप देख सकते हो फिनोल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, लेकिन फिनॉक्साइड में 3 लोन पेयर भी हैं और साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। तो आप देख सकते हो हाउ मच एक्टिवेटिंग इज दिस ग्रुप। लेकिन जब नॉन पोलर है तो फिनोल एज ए फिनोल ही रहेगा, अनआयोनाइज्ड ही रहेगा, और जब ये अनआयोनाइज्ड है तो इसकी एक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। तो क्योंकि एक्वस मीडियम में फिनोल आयोनाइज होकर फिनॉक्साइड आयन बना देता है, दैट इज़ वेरी मच एक्टिवेटिंग, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन नॉन पोलर में ये अनआयोनाइज्ड ही रहता है, फिनोल विल रिमेन एज फिनोल, ठीक है, OH ही रहेगा, तो ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता, इट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाता है, ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर। और लास्ट में इसमें ये होगी आपकी हैलोजिनेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। तो आप खुद देख सकते हो इसमें सभी में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रही है, ये वाली और ये वाली। अगर मोनो बन रहा है तो ऑर्थो एंड पैरा वाली, हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन, मतलब क्या निकल रहा है साथ में,
HBr। उस तरह से नाइट्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने स्टूडेंट्स। नाइट्रेशन जब आप करते हो फिनोल की तो पुअर यील्ड है, मतलब नाइट्रेशन इजीली नहीं होती है इसकी। उसका रीज़न क्या है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ अ नाइट्रेटिंग एजेंट, लेकिन साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर देता है साथ में, ठीक है। तो पुअर रिजल्ट आता है क्योंकि नाइट्रेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल हो जाती है। लेकिन अगर आप करते हो तो ये आ गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्थो और पैरा, बनना ऑर्थो और पैरा ही है बिकॉज दिस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये नए सब्स्टिट्यूएंट को या तो ऑर्थो पोजीशन पे लेके जाएगा या पैरा पे, ठीक है। लेकिन अगर डाइल्यूट से लिया तो मोनो सब्स्टिट्यूट बन रहा है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड ले रहे हो आप तो ट्राई सब्स्टिट्यूट बन रहा है। वो ध्यान रख सकते हैं आप कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन वैसे पुअर यील्ड आता है क्योंकि साथ में क्या हो जाती है इसकी वजह से ऑक्सीडेशन। और लास्ट में है सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन, नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, और सल्फोनेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय सल्फोनिक ग्रुप। तो आपने देखना है इधर जो सल्फोनेशन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है उसकी, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब टेम्परेचर लो है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं सल्फोनेशन, टेम्परेचर जब लो है 288 केल्विन का तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, टेम्परेचर लो 288 केल्विन पे ऑर्थो बनता है, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही लोगे लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हो 373 केल्विन का तो क्या बनता है, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है। बोलने का मतलब है कि जब टेम्परेचर कम है तो बनेंगे दोनों, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो बनेंगे दोनों, ऑर्थो भी पैरा भी, लेकिन ज़्यादा कौन बनता है, पैरा, ठीक है, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड है, जब आप इसको ऑर्थो बना, ठीक है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो ज़्यादा टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में। रीज़न क्योंकि पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऑन हीटिंग टू 373 केल्विन ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड चेंजेस टू पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड विच इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, पैरा, दैट इज पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल।